आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत बल एवं क्षेत्र। और इस यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। अच्छा, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल क्या था? F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, दो स्थिर आवेशों या दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल ये था। तो फिर अब कूलाम के नियम का सदिश रूप हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो इसके लिए बच्चों हम आपको बता दें कि बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। अब जो सदिश राशि होती है उसमें क्या क्या बात होती है? एक तो परिमाण होता है, और दूसरी क्या बात होती है? दूसरी बात होती है उसमें डायरेक्शन, मतलब दिशा भी होती है। मतलब जो सदिश राशि होती है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो कूलाम के नियम में हमने ये देखा था कि परिमाण तो हमें पता चल गया कि जो दो बिंदु आवेश हैं वो एक दूसरे को कितने परिमाण से आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे, परंतु कूलाम के इस नियम से हमें डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा था। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ना होगा। सदिश रूप पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा? बल का परिमाण हमें पहले ही पता चल चुका है, परंतु दिशा हम कैसे ज्ञात करें? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं क्या? कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो इसके लिए मतलब कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए हम दो अक्ष ले लेते हैं। एक लेते हैं एक्स अक्ष और एक ले लेते हैं वाई अक्ष। ठीक है, और इनका जो ओरिजिन पॉइंट है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, वो ले लेते हैं O। अब इस एक्स वाई तल में हम दो बिंदु आवेश रख देते हैं। एक बिंदु आवेश रख देते हैं Q1 और एक बिंदु आवेश रख देते हैं, और उस बिंदु आवेश को नाम दे देते हैं Q2। ठीक है, तो एक्स वाई तल में दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 रखे हैं। कहाँ पर रखे? वायु या निर्वात में रखे। अब देखो, ओरिजिन पॉइंट O या मूल बिंदु O के सापेक्ष आवेश Q1 का स्थिति सदिश हम ले लेते हैं R1 वेक्टर। ठीक है, बिंदु O के सापेक्ष आवेश Q1 की जो स्थिति है वो कितनी है? R1 वेक्टर। तथा बिंदु आवेश Q2 का मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है उसको हम ले लेते हैं क्या? R2 वेक्टर। क्लियर है इतनी बात? एक्स वाई तल में दो बिंदु आवेश रखे हैं, एक का नाम है Q1, दूसरा है Q2। Q1 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, और जो आवेश Q2 है उसका मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो है R2 वेक्टर। अब हम अज्यूम करते हैं कि जो आवेश Q1 और Q2 है वो दोनों धनावेश हैं। ये है प्लस Q1 और ये प्लस Q2 है। तब क्या करेगा? आवेश Q1 जो है वो Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, और जो आवेश Q2 है वो Q1 को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि हमें पता है कि धनावेश और धनावेश एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। अब जब प्रतिकर्षित करेंगे तो ये वाला जो आवेश है वो इसको कहाँ तक प्रतिकर्षित करेगा? यहाँ तक, मतलब उनका जो विस्थापन है वो इसके बराबर होगा। ध्यान से सुनना, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। Q1 जो है वो इसको Q2 को विस्थापित करेगा। कितना विस्थापित करेगा? R12 वेक्टर। 1 से 2 तक विस्थापित कर रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लें R, तो Q1 से Q2 तक का जो विस्थापन होगा वो कितना होगा? R12 वेक्टर, मतलब 1 से 2 तक। अच्छा देखो, अब जो Q2 है वो Q1 को विस्थापित करेगा, तो उसकी डायरेक्शन ये ले लेते हैं। कितना लिखें? R वेक्टर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 1, मतलब जो आवेश Q2 है वो Q1 तक विस्थापित करेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? R वेक्टर 2 1। तो बच्चों ये तो हो गई दोनों के विस्थापन की बात। अब बल की डायरेक्शन कैसे F वेक्टर 2 1, मतलब क्या? पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल। इसी तरह आवेश Q2 Q1 पर एक बल लगाएगा जिसके कारण वो प्रतिकर्षित बल का अनुभव करेगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या लिख दें? F वेक्टर 1 2, मतलब क्या? दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल। इसको आप याद कैसे करोगे?
दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल। चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इक्वल F वेक्टर 2 1। पढ़ोगे कैसे, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, इसी तरह दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल। इसको कैसे लिखोगे, F वेक्टर और यहाँ पर आ जाएगा 1 2। पढ़ोगे कैसे, दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल। याद हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे याद रखना, दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल। यहाँ कैसे पढ़ोगे, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल। अच्छा देखो, जब हम 11th क्लास में थे और 11th क्लास में हमें विस्थापन निकालना पड़ता था तो कैसे निकालते थे, डेल x बराबर x2 माइनस x1। याद है? अरे सर 11th में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। पर अभी देखो, जब किसी वस्तु का हम विस्थापन निकालते हैं कैसे निकालते, अंतिम पोजीशन माइनस प्रारंभिक पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस क्या करते थे, प्रारंभिक मतलब इनिशियल पोजीशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो क्या है R1 और यहाँ पे कितना है R2। जैसे हमें वेक्टर 1 2, ठीक है, वेक्टर 1 2 का विस्थापन निकालना, तो क्या करोगे, अंतिम, तो अंतिम यहाँ पे मान लो क्या है R2 वेक्टर और यहाँ पर क्या है माइनस R1 वेक्टर। तो ये क्या निकल आया, R वेक्टर 1 2। जैसे ये निकालना है R वेक्टर और यहाँ पर 2 1 इक्वल, अब इसके लिए, अब यहाँ पर R2 है, यहाँ पे R1 है मान लो, तो इसके लिए जब विस्थापन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसके लिए अंतिम क्या होगा R1, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अच्छा देखो, अब कूलाम बल क्या था, कूलाम बल था F वेक्टर 1 2 इक्वल होता है माइनस F वेक्टर 2 1। बोलो सही है? अच्छा ध्यान से सुनो, दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल बराबर होता है परिमाण में पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाले बल के, परंतु जो दिशा होती है वो होती है अपोजिट। एक की डायरेक्शन है ऊपर, दूसरे की डायरेक्शन है नीचे, है ना, दोनों कैसे हैं, विपरीत दिशा में है। तो दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल पहले आवेश के कारण लगने वाले बल के कैसे होता है, विपरीत होता है, परंतु परिमाण में कैसे होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल। चलो देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, F वेक्टर 1 2 दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल इक्वल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना होता है R स्क्वायर। तो ये तो परिमाण है, ये तो अदिश रूप है। अगर हमें दिशा और मिल जाए, बात समझ रहे हो, इसमें हमें डायरेक्शन और मिल जाए तो ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। तो याद करो जरा, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, जब किसी परिमाण की हमें दिशा बतानी पड़ती है तो उसके परिमाण में हम एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण में एक यूनिट वेक्टर को क्या करना है, हमें गुणा कर देना है। तो अब इसका इसी दिशा में यूनिट वेक्टर चाहिए हमें, इस दिशा में बल लग रहा है तो इसी दिशा का हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए है, इस दिशा का हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए है। तो वो क्या हो जाएगा, R⁻²1। ठीक है, इस दिशा में क्या चाहिए है, एक यूनिट वेक्टर चाहिए है। तो इस दिशा का यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो
कैप 2 1। अब 11th क्लास में एक यूनिट वेक्टर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ए कैप इक्वल होता है ए वेक्टर और अपॉन होता है मॉड ए। क्लियर है? वेक्टर ए वेक्टर और उसका परिमाण किसके बराबर होता है? यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूनिट वेक्टर हमने क्या लिया है? 2 1 कैप आर कैप 2 1 इक्वल इसका परिमाण, तो कितना लिखें? R21 का वेक्टर अपॉन उसका परिमाण R21 मान रखें, तब ये कितना हो जाएगा? देखो F वेक्टर 1 2 इक्वल, अब देखो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको क्या K लिख दें क्या? ठीक है। फिर कितना? Q1 फिर Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? R वेक्टर 2 1, इसका मान रख रहे हैं ये R21 वेक्टर अपॉन उसका परिमाण R21। अब देखो कुछ देर पहले हमने एक फॉर्मूला बताया था सबसे शुरू में, R वेक्टर 2 1 इक्वल था R1 वेक्टर माइनस क्या था? R2 वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम मान रखें, तब कितना हो जाएगा? F वेक्टर 1 2 इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू इसका मान कितना है? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन कितना था? R21। सो R21 को हम R लिख सकते हैं क्योंकि Q1 से Q2 तक का डिस्टेंस कितना होता है? R। तब ये कितना बन जाएगा? F वेक्टर 1 2 इक्वल K Q1 Q2 अपॉन RQ इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब कूलाम के नियम में ये लगने वाले जो बल के परिमाण हैं F वेक्टर 1 2 इक्वल होता है माइनस F वेक्टर 2 1। मतलब क्या है? ये जो लगने वाले बल हैं ये परिमाण में तो बराबर होते पर दिशा में विपरीत होते हैं। यदि हम इसमें माइनस का गुणा और कर दें तो F वेक्टर 2 1 मिल जाएगा, मतलब पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? F वेक्टर 2 1 इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और माइनस का हम गुणा भी करते चलें तो देखो K Q1 Q2 अपॉन RQ, माइनस का इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का R1 और ये हो जाएगा प्लस का, मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये क्या निकला? पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल और ये दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है।